ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी के में। अब चर्चा होगी हरियाणा की। मैं आपको जरा एक साल पीछे ले जाना चाहती हूँ और याद करिए नूह का वो ब्रिज मंडल यात्रा का समय, जब जबरदस्त सांप्रदायिक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई थी। फिर उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी उससे हरियाणा सरकार ने सबक लिया और इस बार ब्रिज मंडल यात्रा से पहले ही जिस तरीके की तैयारी की गई है, वाकई में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। जिस पर्वत की तस्वीरें हम लगातार देखते हैं, जिस मंदिर की तस्वीर हम देखते हैं, चारों तरफ इस वक्त भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जाहिर है उसके पीछे कारण ये है कि एक तो ये नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा हो रही है ब्रिजमंडल यात्रा, और दूसरा इस साल हरियाणा में चुनाव भी है। अवधेशी, ये एक तरीके का टेस्ट है नायब सैनी के लिए। नहीं, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो वहाँ हिंसा के दूसरे दिन मैं कर्फ्यू में वहाँ गया था और वहाँ मैंने काफ़ी कुछ बोला, आके लिखा भी हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ वहाँ का पता है। नूह हिंसा के बाद ये नल्हड़ महादेव मंदिर ये अरावली से लगा हुआ है। उस समय दंगा नहीं था, एक पक्षीय हिंसा थी। वो जब वहां से यात्रा निकली है तो उस रास्ते में आप देखेंगे कि लंबी दूरी तक कोई घर नहीं है। दो रास्ते हैं, जो एक शहर की ओर जाती है, एक चली जाती है हाईवेज की ओर। तो शहर की ओर जो कुछ लोग आगे निकल गए थे मेडिकल कॉलेज पर, उस लड़के को पहले गोली मार दी गई, उसका सिर काट के वही फेंक दिया गया। और पीछे जो गाड़ियां थी, कोई भी जाएगा अभी वहां थाने में, वो सब गाड़ियां धू धू कर गाड़ियां जला दी गई, रथ जला दिए गए, सामग्रियां जलाई गई, गोलियां चल रही थी। उस समय सुरक्षा व्यवस्था वहां थी ही नहीं, लोग लौट के वापस गए। और उसके बाद फिरोजपुर झिरका तक जाती है। उसके बाद जो कुछ वहां हुआ है कि वहां साइबर थाना है। इस समय भारत में साइबर अपराध का सबसे बड़ा केंद्र बताया जाता है कि मेवात का इलाका है। साइबर थाने पर हमले हुए, थाने जलाने की कोशिश हुई, वहां बसें जला दी गई, रास्ते से चलते हुए बसों से लोगों को उतार उतार कर पीटा गया और चुन चुन कर, कोई आज भी जाके देख सकता है, चुन चुन कर केवल हिंदुओं की दुकानें लूटी गई और जलाई गई। बरकली में मैं गया हूं, वहां से 20 किलोमीटर दूर। वहां के जो जिला महासचिव थे भाजपा के, उनकी तेल की मिल थी करीब 2-2.5 करोड़ की। 12 बजे दिन में आके वहां हमला हुआ, उसको जलाया गया। और उसके बगल में, मैं हिंदू मुसलमान नहीं, जो मुसलमान की दुकान थी, वहां पानी लेके लोग खड़े थे कि यह दुकान न जले। और करके 20-22 दुकानें जली। पुलिस वहां कहीं नहीं, तो भयावह दृश्य था वो। और उसके बाद वहां कर्फ्यू लगा, हम लोग तो वहां गए थे और पूरी स्थिति को वहां देखी थी। तो जाहिर है कि इस समय अगर पुलिस की व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है, व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने वहां जिस ढंग का उस समय एक्ट किया था वो बिल्कुल भयावह था। बल्कि बाद में जो सरकार ने कार्रवाई की तो बुलडोजर, जब पत्रकारिता, जब कैमरा है तो बुलडोजर टलता था घरों पर, कैमरा गया बुलडोजर वहीं रुक जाता था। तो ये जलाभिषेक यात्रा पर वहां के लोग बताते थे कि पूरी प्लानिंग से है। मुसलमानों से मैंने बात की, लेकिन हमारे यहां का नहीं हो सकता है ऐसा। हम लोगों ने देखा ही नहीं कभी। जिस ढंग से प्लानिंग से लोग लगे हुए थे, इस ढंग से हमले हुए। ये 500 से 1000 लीटर पेट्रोल जुटा के रखा गया था, हथियार बकायदा लेकर आए थे। हमारी तो टीम उस वक्त उसी मंदिर के अंदर मौजूद थी। तो वो तो दहशत में आ गए थे, किसी तरह जान बचाई उन्होंने। बिल्कुल है। जो रास्ते में बता रहा हूं ना कि बड़े बड़े जो दुकानें थी हिंदुओं के, वो लूटे गए। उसमें से मोटरसाइकिल, एक दुकान से बताया कि 100 से ज्यादा लोग यहां से नई मोटरसाइकिल उठा के ले गए हैं। यह स्थिति वहां हुई थी। कानून और व्यवस्था तो छोड़ दीजिए। हालांकि उसके बाद ये पहली यात्रा है। मुझे उम्मीद है कि वहां के हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस यात्रा को सफल बनाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र को जैसा मैंने देखा है, उपद्रवी तत्व निश्चित रूप से इसमें बाधा डालने की कोशिश करने की तैयारी कर रहे होंगे। हर्षवर्धन जी, मैं इसे इसलिए चुनाव से जोड़ रही हूं क्योंकि ये साल वैसे भी हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण साल है। और जिस तरीके के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आए उसके बाद, वैसे तो कभी भी कोई हिंसा होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब चुनावी साल हो तब और ज्यादा सतर्कता हो जाती है। निश्चित तौर पर ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। और पिछली बार जो हुआ था वो सीधे सीधे सरकार की नाकामी थी। जिस चार्ज एटमॉस्फेयर में वो यात्रा निकली थी उसमें तो बहुत ज़बरदस्त इंतजाम, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ जो पुलिस वाले थे उनकी जान के लाले पड़ गए थे। जो मुझे याद है कि एक किसी होमगार्ड की जान भी चली गई थी। वहाँ बाकायदा उस मंदिर में छिपकर बहुत लंबे समय तक पुलिस वाले उस मंदिर की ओट में अपनी जान बचाए रहे। और वहाँ जो कुछ हुआ था वो बहुत साफ साफ दिख रहा था कि उस इलाके में अपराधियों का बहुत बड़ा वर्चस्व है, और उस वर्चस्व को पुलिस पहले क्यों नहीं समझ पाई थी ये है। लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं तो पुरानी वाली बात छोड़ देते हैं। उस पर सरकार ने बहुत कार्रवाई की, बहुत लोगों को पकड़ा है, बहुत लोगों के खिलाफ जांच हुई है।
उनको परिणति तक पहुंचाया जाए। और अभी जो यात्रा हो रही है, जो तस्वीरें हैं, अगर ये ताजा तस्वीरें थी जो हम लोग देख रहे थे, तो सुखद तस्वीरें हैं। और मुझे समझ में सचमुच नहीं आता, ये सवाल पूछना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने कांवड़ से शुरू किया, अभी यहां तक पहुंचे हैं। जो लोग इस तरह के धार्मिक आयोजनों में जाते हैं वो कतई कोई गुंडे, बदमाश या कोई अपराधी नहीं हो सकते। गड़बड़ करने वाले, इसका मतलब कि बाहर से आते हैं। कौन लोग हैं जो हिंदुओं की यात्रा पर ही हमला करते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना। ये सवाल तो हर कोई पूछेगा ना, या ये भी कम्युनल सवाल हो जाएगा कि अगर कोई यात्रा निकल रही है तो उस पर कोई तैयारी करके यात्रा के पहले किसी की हत्या कर दे, किसी को मार दे, उसके बाद पूरे जैसे कोई गुरिल्ला युद्ध होता है, सेना होता है। मुझे याद है कि उस ऊपर से वो गोली चला रहे थे। हुआ हर्षवर्धन जी, वहां दूर तक कोई बस्ती भी नहीं कि कोई नहीं कुछ थी, बोलेगा। नहीं थी, वो पूरा रास्ता ही कोई बस्ती नहीं है। वो तो मंदिर से निकलने के कुछ दूर बाद ही गाड़ियां जली हुई। जैसे फिल्मों में तय करके मारा जाता है, वैसे ही उस यात्रा में शामिल लोगों की हत्या करने की कोशिश थी कि सामूहिक हत्या करेंगे। और मैं यही कह रहा हूं कि यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। और वहीं पर जाकर मैं कहता हूं कि फ्रॉड सेकुलरिज्म इस देश में चलता है कि उस पर भी आप बात करते हैं, तो आप कैसे दोनों तरफ की बात कर सकते हैं? और हिंदू मुस्लिम सद्भाव तभी हो सकता है जब कोई भी यात्रा निकल रही हो, धार्मिक उत्सव, तो दूसरे को न तो संकोच करना पड़े, न सोचना पड़े। किसी की भी यात्रा जा रही, उसके बगल में कोई खड़ा हो सके, किसी की भी यात्रा में इस तरह की मतलब टीवी पर चर्चा करने की कोशिश न हो, या संभव ही न हो कि उसकी चर्चा हो सके कि कुछ गलत होगा, एक दूसरे की आस्था पर हमला होगा। लेकिन हो रहा है। असली मुश्किल वहां है, उसको ठीक नहीं करेंगे तो शायद ये जो बहस है, ये चर्चा है, फिर किसी और मौके पर होगी। ये देखिए, जब आपने ये जिक्र किया अवधेश जी ने, मुझे वो पूरी तस्वीर याद आ गई, क्योंकि वहाँ पे जब मैं खुद रिपोर्टिंग के लिए गई थी विजय जी, मंदिर से उतरते ही एक घर बना हुआ था, मतलब बहुत छोटा सा घर, उसमें संयुक्त परिवार रह रहा था। वो ये कह रहा था कि हम क्या किसी की मदद करते, ऐसी गोली चलनी शुरू हुई, ऐसी आगजनी होनी शुरू हुई कि पुलिस वालों की जान के लाले पड़ गए थे। वो जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। हमारे संवाददाता अभय पराशर, हमारे कैमरा पर्सन वहीं पर उस मंदिर के अंदर मौजूद थे, उस वक्त ये फायरिंग होनी शुरू हुई। वो तस्वीर से लेकर आज की तस्वीर, ये पुलिस छावनी के बीच में अगर किसी यात्रा को निकालने की नौबत आए तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि ये कैसा तंत्र है? क्यों बार बार यात्राओं को निशाना बनाया जाता है? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुलिस को दयनीय बताकर उनके साथ सहानुभूति मेरी तो नहीं है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी। इसको आप कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन कहिए, उसको सहानुभूति मत दीजिए कि पुलिस वाले डर रहे थे। ऐसी कैसी पुलिस है हमारी कि जो डर रही है? कोई भी हो, यदि दंगाई है, कोई गोली चला रहा है, किसी भीड़ पर चला रहा है, किसी दूसरे धर्म के लोगों पर चला रहा है, पुलिस वालों पर भी चला रहा है, तो ये दयनीय को सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन, कमजोर पुलिस वालों के साथ नहीं हूं। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी बनती है, यदि ये हो, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई सरकार का आदेश होता है, उस हिसाब से काम करते हैं, ऐसा हो, वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ जो एसपी है, वहाँ जो डीएम है, या जो भी इंचार्ज होंगे, बड़े लोग होंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि इस पर काम करना चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं कि ये सोचने की जरूरत है कि किसी भी यात्रा पर सवाल क्यों खड़े, और आपका सवाल भी वाजिब है कि छावनी के बीच में यात्रा क्यों निकले। बिल्कुल। लेकिन एक बात सोचिए, 31 जुलाई की घटना और आज 23 जुलाई से 22 जुलाई है, करीब पूरा 1 साल हो गया। उस दौरान तो कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, वहां पर कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ ना। ये तो इसका प्लान होके लेकिन हुआ था, वो जो हुआ था वो प्लान हुआ था। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि सरकारों में या एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार को मत करें क्योंकि सरकार के नाम पर हम पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं। मैं सीधे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसा करे? आज भी जो चल रहा है वो बहुत अच्छी तस्वीर मैं नहीं मानता कि पूरी पुलिस छावनी बनी हुई है और उसमें निकल जाए और आप तसल्ली करें। एक ऐसा माहौल बनना चाहिए क्योंकि रोज जीने के लिए पुलिस की जरूरत ना पड़े, ये माहौल बनना चाहिए। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, या हर बार छावनी के बीच में यात्रा निकालेंगे और जो साहब है वो अपने एक और तमगा लगा लेंगे कि देखो इस बार मैंने यात्रा ठीक निकाल दी, वो भी कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। लेकिन इस पर काम होना चाहिए। और ये जो सवाल है वो भी वाजिब सवाल है कि क्यों यात्राओं पर एक तरीके से प्लान्ड तरीके से हमला हो रहा है। इस सबको समझने की जरूरत है और इस पर बहस होनी चाहिए, इसमें कोई वो बात नहीं है।
अच्छी बात यह है कि इस बार जो यात्रा निकल रही है बड़ी शांतिपूर्ण वातावरण में निकल रही है। सरकारी स्तर पर भी आप देखेंगे, प्रशासनिक स्तर पर भी, और इस वक्त पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। पूरा मेवात इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि छावनी में तब्दील हो चुका है। बल्क एसएमएस पर वहां पर पूरी तरीके से रोक है। हम यही आशा करते हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिजमंडल यात्रा निकाल ली जाए। और जब हम चुनावी साल की बात करते हैं तो केवल हरियाणा में ही चुनाव नहीं है, बल्कि साल के अंत में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। और महाराष्ट्र को लेकर वही बात जो अमित शाह ने अब से कुछ दिन पहले हरियाणा को लेकर कही थी। जब वो हरियाणा पहुंचे तो ये कहा था कि दीवार पर लिखा है, साफ साफ पढ़ लीजिए, हरियाणा में इस बार बहुमत की बीजेपी सरकार बनने जा रही है। ठीक यही बात उन्होंने महाराष्ट्र के भी परिप्रेक्ष्य में कही। उन्होंने कहा कि दीवार पर लिखा है, पढ़ लीजिए, बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा से आपको लेकर चलती हूं महाराष्ट्र को लेकर जो बातें कही जा रही है। समीर जी, महाराष्ट्र का जिक्र है इसलिए चर्चा आप ही से शुरू कर रही हूं, जहां पर अपने आप में इतनी सारी गांठें हो, जहां महायुति के अंदर युति ना दिखाई दे रही हो, जहां अपने अपने राष्ट्रीय इंजन अपने अपने डब्बे लेकर चल रहा हो, वहां पर दीवार पर लिखा पढ़ लें। देखिए, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं, पार्टी के वो चाणक्य चुनाव लड़वाने के लिए देश के गृह मंत्री है। तो जब भी चुनाव आता है तो अमित शाह जी एक्टिव रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी एक्टिव रहते हैं, संगठन पूरा एक्टिव होता है। और चुनाव राज्य में तो खासकर अमित शाह जी का फोकस रहता है। देखिए, एक पार्टी के बड़े नेता होने के नाते अमित शाह जी की जिम्मेदारी कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करें। और सिर्फ हरियाणा नहीं, आप देखिए जब बंगाल गए तो अमित शाह जी ने कहा था कि इस बार ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित है। पार्टी में जाते कहते हैं, अभी लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी ने कहा था कि 4 चरणों के बाद ही कह दिया था कि 370 हम पार कर चुके हैं। तो पार्टी के नेता का तो जिम्मेदारी होती है कि पार्टीकर्ता का उत्साह बढ़ाए, अपने मतदाताओं का उत्साह बढ़ाए। लेकिन साथ में पार्टी नेता की यह जिम्मेदारी भी होती है कि जो जमीनी सच्चाई है वो बंद कमरे अपने नेताओं को बताए कि पार्टी किस दिशा में जा रही है, संगठन किस दिशा में जा रहा है। लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया है वो 6 महीने में क्या बदल जाएगा पूरा 360 डिग्री, कि जनता उसी हिसाब से वोटिंग करने जा रही है जिस हिसाब से लोकसभा में चुनाव किया था। लोकसभा में तो मोदी के नाम पे वोट हो रहे थे, क्या विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस के नाम पे वोट करेंगे? तो लोकसभा चुनाव जो आपके लिए इतना आसान था वो इतना मुश्किल हो गया, तो क्या विधानसभा जो चुनाव आपके लिए इतना आसान रहने वाला है? मुझे लग रहा है कि वास्तविकता के आधार पर भी पार्टी को बात करना चाहिए, लेकिन नेता अपने पार्टी कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाते हैं। अमित शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वो इस बार एकनाथ शिंदे, अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेकर चले, सीटों का बंटवारा करवाए। और सिर्फ ऊपर बैठकर आप सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ऊपर बैठकर आप दूसरे नेता को अपनी पार्टी में ला सकते हो, ऊपर आप किसी विरोधी दल को ला के हाथ मिला सकते हो। क्या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उसे स्वीकार कर रहा है? क्या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता उस दूसरे दल से आए हुए नेता के साथ उतना कदमताल करने की स्थिति में है? आपको जमीनी सच्चाई देखना पड़ेगी। मुझे लगता है कि यह सब देखकर अमित शाह जी अगर वहां निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। सर, हम चुनौतियों पर थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन अमित शाह ने किस कॉन्फिडेंस से ये बातें कही हैं, उन्होंने क्या अपने संबोधन में कहा है, एक बार जरा दर्शकों को सुना देते हैं। 10 साल के काम के बाद जीरो एंटी इनकम्बेंसी के साथ तीसरी बार हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत लेकर निकला है। कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। मेरी बात मानकर घर पे जाना, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं, प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही है। वही बात हर्षवर्धन जी, जो एग्रेशन उनका हरियाणा में था वही एग्जैक्ट एग्रेशन जो है इस वक्त उनका महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वाकई में वो सामंजस्य है? अगर बीजेपी के अंदर ही हम ये कहें, क्या उतनी स्ट्रॉन्ग पिलर्ड इस वक्त बीजेपी दिखाई दे रही है? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि अमित शाह यहाँ आक्रामक थे, वहाँ आक्रामक थे, हम कह रहे हैं तो फिर कहाँ कहाँ नहीं थे, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। वो तो आक्रामक ही रहते हैं। और चूंकि एक चीज़ जो इधर उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की है, चूंकि वो एग्जीक्यूटर के तौर पर तो रहे लेकिन मास लीडर के तौर पर उनकी छवि नहीं रही, वो नेता नहीं रहे। गुजरात में वो विधायक के तौर पर सबसे अधिक अंतर से जीतने वाले विधायकों में से थे। वो 1 लाख से अधिक से विधानसभा में चुनकर जाते थे नारायणपुरा से।
तो वो उस तरह के नेता रहे, लेकिन बावजूद उसके एक मास लीडर की छवि नहीं रही। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया उस पर। भाषण वो गुजराती हैं, हिंदी में उस धारा प्रवाह से नहीं देते हैं, लेकिन अब उन्होंने वो सब सीख लिया है, वो उस अंदाज में बात करते हैं और लगातार उनकी जितनी सभाएं और रैलियां हुई हैं, चूंकि मोदी जी की रैलियों की चर्चा होती है लेकिन अमित शाह की सभाओं की चर्चा बहुत कम होती है। वो सिर्फ मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो अभी मास लीडरशिप के तौर पर भी अपने आप को एक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं इसको जरा समझना चाहिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डिवाइडेड हाउस था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी स्थिति ये हो गई थी कि लग रहा था कि अलग अलग खेमे में बटी हुई बीजेपी कहीं एकदम से ही नीचे न चली जाए, और इसके अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कोई मान सकता है कि अजीत पवार वाला बोझ हो, मैं भी मानता हूं, बार बार मैं भी कहता हूं, और वो हो सकता है कि आज नहीं तो कल उनको निर्णय लेना पड़े, क्योंकि जब आप वहां कहेंगे तो कार्यकर्ताओं में तो जोश जम के आया जब आपने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सरगना शरद पवार है। अब हर कोई इसको तुरंत मानेगा, क्योंकि शरद पवार के ऊपर बड़े गंभीर गंभीर आरोप रहे हैं। शरद पवार के ऊपर तो दाऊद इब्राहिम तक से मिले होने के आरोप लग गए थे। शरद पवार मुख्यमंत्री थे तो जो 12 जगह धमाके हुए थे, मस्जिद बंदर 13वां खुद ही जोड़ दिया, दूरदर्शन पर जाकर झूठा इंटरव्यू दे दिया, श्री कृष्णा आयोग के सामने कह दिया कि ये सब हम सेकुलरिज्म बचाने के लिए। खैर फिर मेरे मुंह से भी फ्रॉड सेकुलरिज्म निकलेगा तो विजय जी कहेंगे कि वो ठीक नहीं शब्द थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस में उसको वो हमला कर रहे थे। लेकिन जो बड़ी चीज थी जिसकी चर्चा होनी चाहिए, कल भी हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की, देवेंद्र फडणवीस के दाहिने हाथ पर विनोद तावड़े, उनके दाहिने हाथ पर पंकजा मुंडे बैठी हुई थी। यह भारतीय जनता पार्टी का वो विनिंग ट्रायो है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो सामाजिक समीकरण है उसको भारतीय जनता पार्टी साध सकती है। डिवाइडेड हाउस होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी 105 और 122 वहां पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा चमत्कार जैसा नहीं होगा कि बीजेपी वहां सत्ता में आए, लेकिन अभी जो ये त्रिकोण है, अभी वाला जो ऑटो चल रहा है, उसमें जो ऑटो ड्राइवर हैं एकनाथ शिंदे जी और जो दो लोग पीछे बैठे हुए हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं। और देखिए, चेहरा नहीं घोषित होने वाला है, ये तय हो गया। सीटें किसको कितनी दी जाएंगी वो अंत में अमित शाह के ही माथे पर आना है। तो उनको जो कुछ वहां वो भाषण दे रहे थे, दो फ्रंट पे ठीक करना है। एक तो पार्टी के भीतर की स्थिति ठीक हो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा जो 3 नेता हैं उन नेताओं को कैसे वो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और अजीत पवार को लेकर बार बार संघ का कैडर, भाजपा का कैडर बार बार कहता है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, सरगना का ही तो परम शिष्य है नहीं, तो कैसे अलग अलग बार हो जाएगा, क्या फिर वो इधर आएगा तो फिर पलट जाएगा? तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, एक बात तो अवधेश जी अभी जो हर्षवर्धन जी ने कही कि सीएम फेस नहीं देने जा रहे, लेकिन क्या ये तय करेंगे कि बिग ब्रदर बीजेपी ही रहेगी और इस बार जीते तो सीएम बीजेपी का ही होगा? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में कहा कि लोग मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अनुमान लगाना बंद कर दें। उसी मंच पर बैठे हुए थे, तो ज्यादातर अनुमान तो वही है कि या तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर वो भाषण से कह रहे हैं तो एक संदेश है वहां कि क्या आगे होने वाला है। अमित शाह के इस दौरे को देखेंगे तो यह दिखाई देता है कि उनके दौरे का 3 लक्ष्य था। एक जो सबसे पहला लक्ष्य तो यह था कि जो कुछ भी नेगेटिव मैसेज भाजपा को लेकर लोकसभा चुनाव में गया है उससे बाहर निकलते हुए महाराष्ट्र की राजनीति को भाजपा की दृष्टि से पहले के जैसे एजेंडे पर, विचारधारा पर लाया जाए। ये वहां से मैसेज दे कि हम पूरी तरह विचारधारा पे। आप देखेंगे कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य कहा कि इससे देश की सुरक्षा सुरक्षित नहीं हो सकती है। जो लोग याकूब मेनन की सजा माफ कराने में लगे थे उनके साथ बैठे थे, जो संभाजी नगर नाम रखने वाले हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि यही सरकार थी जिसमें अयोध्या का फैसला आया, मंदिर निर्माण हुआ, वाराणसी का कायापलट हुआ, इसी काल में सीएए आया और लागू हुआ है। तीसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। तो ये सारी बातें जो है वो था कि कार्यकर्ताओं में जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे से बाहर नहीं हुई है, कि पिछले चुनाव में इसको लेकर एक संभ्रम पैदा हो गया था। दूसरा जो उनका लक्ष्य था कि अपने जो नेता हैं उन नेताओं के बीच जो अगर मतभेद है आपस में तो उनको ठीक करने की कोशिश करना कि उनमें क्या है, और फिर गठबंधन के अंदर अगर कोई बात है तो अपनी पार्टी से समझना, गठबंधन के लोगों से बात करना और फिर आगे का रास्ता देना। तो 3 काम उन्होंने किया है। अगर ये ठीक से
ठीक से भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों विषय को संभाला तो ठीक चुनौती देगी, जीत भी सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम 1,50,00,000 तक वोट पिछली बार पा चुके हैं, 1,75,00,000 तक अगर हमने पा लिया तो हमारी अपनी भी बहुमत आ सकती है। तो अगर बीजेपी के मीटिंग में बीजेपी कह रही है कि अपनी बहुमत आ रही है, इसका मतलब है कि बड़े भाई के रूप में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो लड़ना चाहेगी। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई स्तरों पर अपने को संभालने की कोशिश की है। आज आपको पता चल गया हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो 58 वर्ष से उसकी शाखाओं में जाने पर जो सरकारी कर्मचारियों और प्रतिबंध था उसको 9 जुलाई को हटा दिया गया और उसका आज बजाबता जो सरकारी आदेश है वो भी सामने आ गया है। तो मेरा था, टीजर आपने दे दिया, तो इसी नोट के साथ मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाती हूं और इस ब्रेक के बाद बात होगी आरएसएस जो बहुत जल्द अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है और मोदी 3.0 में क्या बड़ा फैसला लिया गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहानी कुर्सी की में चर्चा जारी रहेगी।